Hello dear students, welcome to the class today. Children, as you know, in the last class, we have talked about language and its importance. If you remember, yes, language played an important role. जिसमें कि how the Russian domination and the Russian rule was troubled just with the efforts of the Polish people, the people who were staying in Poland. Russia had occupied Poland. ये देखो, रशिया ने ऑक्यूपाई करने के बाद पोलैंड के लोगों को कहा just speak the Russian language, but they refused and they said that they are not at all ready for that. ये जो लोगों ने किया, this has proved that language was playing a very important role, because we are talking about the age of revolution, 1830 to 1848. पूरा टाइम जो है काफी सारा रेवोल्यूशन था and the people were revolting on a very large scale. बहुत बड़े तरीके से लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया था and they have made up their mind. उन्होंने अपना मतलब मन बना लिया था that now some solution has to be found out. क्या हो रहा था? रेवोल्यूशन वॉज हैपनिंग. कभी कंजर्वेटिव्स आते थे, कभी लिबरल्स आते थे, समटाइम्स नेपोलियन टाइप ऑफ डिक्टेटर यूज्ड टू कम. आम आदमी का क्या? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल? आखिर ये आम आदमी क्या कर रहे थे? किस तरह से सभी चीजों का सामना कर रहे थे? उनके साथ क्या हो रहा था? This is what is the next topic, my dear students. Please understand, हमने ये देखा कि लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. कंजर्वेटिव रिजीम एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपने देखा था. कंजर्वेटिव रिजीम आ गया, पॉलिश लैंग्वेज आ गया एंड पीपल, कॉमन पीपल किस तरह के परेशानियों का सामना कर रहे थे, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था. नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट, द काइंड ऑफ प्रॉब्लम. एंड एज अ रिजल्ट द पीरियड, ये वाला जो था ना 1830 to 48 वाज अ पीरियड ऑफ हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट. भूखमरी थी चारों तरफ. एवरीवेयर देयर वॉज हंगर. लोग बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे थे. देयर वॉज लॉट ऑफ हार्डशिप एंड देन देयर वॉज रिवोल्ट. ये जो रिवोल्ट था, दिस पॉपुलर रिवोल्ट दैट वॉज देयर, इसमें सबसे बड़ी चीज दैट वॉज देयर वॉज लैक ऑफ मनी. लोगों के पास अब पैसे नहीं थे. People were not left with any money. And first half of the 19th century, अब आखिर ऐसा क्या था? Why it was happening that there was economic hardship in Europe? यूरोप में इस इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण क्या था? In 1830s, क्योंकि ईयर के हिसाब से मानना पड़ेगा, इन 1830s देयर वेयर ग्रेट, 1830s के एरा में देयर वेयर ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. यूरोप में ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही थी ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. दिस इकोनॉमिक हार्डशिप दैट वाज हैपनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century, इट सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन. क्यों हो रहा था ये? आप देखो, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रीजंस. हमको कारण जानना है. तो आखिर फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century में
ये जो इकोनॉमिक हार्डशिप हो रहा था, पहला रीजन था देयर वॉज एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। पहला कारण क्या था? ठीक है, जमीन उतनी ही है, सब कुछ है, लेकिन द पॉपुलेशन हैज इंक्रीज टू अ वेरी हाई लेवल। देयर वॉज एन इनॉर्मस increase in population all over Europe. All over Europe. ज्यादातर का कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट थी, क्योंकि पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है। तो फर्स्ट रीजन ऑफ दिस इकोनॉमिक हार्डशिप, पहला तो ये था कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सेकेंड इज देयर वेर मोर सीकर्स ऑफ जॉब, मतलब देयर वॉज एन इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट। देयर वॉज एन इंक्रीज in unemployment. People were unemployed. And what happened? ये तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, लोगों के पास काम करने के लिए कुछ काम नहीं है। In the meantime, population from rural areas migrated to the cities to live in the overcrowded slum. Already cities were overcrowded. इतना सारा population increase is there, economic hardship is there, and unemployment है, and गांव से भाग भाग के लोग शहर की तरफ आ रहे थे। गांव में क्या रहते, खाने के लिए कुछ नहीं है। I mean, agriculture was not happening properly, so population from rural areas migrated to the urban areas. So population from rural areas migrated to cities. भाग भाग के लोग शहरों में आ रहे थे, एंड शहर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, स्लम एरियाज वेयर देयर, बड़ा गंदा एरिया था वहां पे। किस तरह से ही लोग रह रहे थे, हाउ द पीपल वेयर लिविंग हियर। स्मॉल प्रोड्यूसर्स वेयर देयर, छोटे मोटे काम जो कर रहे थे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स, बहुत स्टिफ कंपटीशन करना पड़ता था इनको फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड में ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। इन इंग्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड हैपेंड। स्मॉल प्रोड्यूसर्स अब गलियों में, उसमें जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कपड़े वपड़े बना रहे हैं, उनकी हार्डशिप तो हम सोच ही नहीं सकते। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन आई मीन इन द सिटी एरियाज, दे वेयर फेसिंग स्टिफ कॉम्पिटिशन। वी आर फेसिंग stiff competition। किसके साथ कंपटीशन था? द कंपटीशन दैट वाज हैविंग वाज विद द इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। कंपटीशन फ्रॉम चीप मशीन मेड गुड्स from England. इंग्लैंड से इतना सस्ता सामान, मशीन वाले सामान बहुत सस्ते होते हैं, मशीनों ने मैन्युफैक्चर किया ना। जो काम 10 लोग मिलके 10 दिन में करना है, वो मशीन ने 1 दिन में कर दिया है। 10 people work machine has done in 1 day। तो इतना है जब सामान, तो उसको ज्यादा पैसे लेने की क्या जरूरत है। दिस इट वॉज क्वाइट चीप, बहुत कम पैसे में बहुत अच्छा सामान मिल रहा था। सो इट वॉज अ कॉम्पिटिशन टाइम फॉर द लोकल प्रोड्यूसर्स। जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।
And industrialization already had happened. England में because goods from England where industrialization had happened. इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी हो गया था एंड ये क्या हो रहा था टेक्सटाइल प्रोडक्शन में मेनली क्या होता था पहले भी भाई कपड़े तो हमेशा आदमी पहन रहा है ना एवरी टाइम पीपल नीड द क्लोथ टू वेयर एंड दे वेयर वेयरिंग दीज क्लोथ्स लेकिन व्हाट वाज हैपनिंग इज दैट मेजरली ये जो कपड़े मैन्युफैक्चर हो रहे थे इट वाज कैरिड आउट ओनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वाज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड मशीन से घरों में नहीं होता ना घरों में तो बुनकर बना रहे हैं कपड़े हाथ से बना रहे हैं तो ऑब्वियसली जो सामान हाथ से बनाएंगे उसका कॉस्ट तो ज्यादा होगा ना इट विल बी कॉस्टिंग हायर एंड इन रीजन्स में क्या हुआ यूरोप में जहां एरिस्टोक्रेसी अभी भी थी पावर में एरिस्टोक्रेसी वॉज एंजॉइंग द पावर पीजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस पीजेंट जो किसान थे उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था विद स्पेशल रेफरेंस टू मनी रिलेटेड प्रॉब्लम द पीजेंट्स हैड टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स क्या है ना पता है व्हेन दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स हैपन द मोस्ट हार्ड हिट आर द पुअर पीपल गरीब की ही मार होती है एंड ये जहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग इज हैपनिंग इंग्लैंड से द गुड्स हैड कम एंड ऑल द इंग्लैंड मेड गुड्स हैड कैप्चर्ड द मार्केट्स तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन वाज कैरिड इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप टेक्सटाइल प्रोडक्शन was carried in homes घरों में it was carried forward in homes and or small workshop and small workshop छोटे छोटे वर्कशॉप्स थे वहां पे ये सारा मैकेनाइज्ड वर्क हल्का फुल्का मैकेनाइज्ड था तो जहां अरिस्टोक्रेसी वाज देयर द रूलर्स वेयर देयर दे वर एंजॉयिंग पावर aristocrats were still in power and peasants struggled under burden of feudal dues were there obligations were there and rise of food prices was there भाई जब मेहनत ज्यादा लगेगी ज्यादा खाद डाल रहे हैं वो सारा पैसा कहां से आएगा so the material that is reaching to the cities to be sold जो सामान बाजारों में ले जा रहे हैं बेचने के लिए उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए The rise of food prices or a year of bad harvest led to widespread pauperism in town and country. Pauperism is गरीबी. अब जहां पे aristocracy, where aristocracy still enjoyed power, rulers were there. They were enjoying the power. The peasants struggled under the burden of peasants. किसानों की हालत बहुत खराब थी. Struggled under the burden of feudal dues. मतलब दिस इज टैक्स रिलेटेड थिंग फ्यूडल ड्यूज खेती कर रहे हैं तो जमीन किसी की जमीन है उन जमीन के लैंडलॉर्ड्स को उनको पैसे देने हैं तो क्या होता था किसानों के अलग खर्चे थे देयर वाज सेपरेट एक्सपेंस ऑफ द farmers these farmers were facing lot of obligations and there was rise in food prices and year of bad harvest led to
अब जब अनाज का दाम बढ़ जाएगा तो आम आदमी जिसकी कोई इनकम नहीं है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ना कि ऑलरेडी सो मेनी पीपल वेयर अनएम्प्लॉयड, तो ये अनएम्प्लॉयड लोग आखिर कहाँ जाएंगे? वेयर विल दीज अनएम्प्लॉयड पीपल गो? प्लीज अंडरस्टैंड. सो prices of food increased. मतलब अनाज, try to understand, and there was widespread poverty in town or country, and there was widespread poverty in town and country. Got it? अब ये सारी चीजें जब हो रही थी तो क्या होता है, एक भूखा आदमी जो होता है ना, अ पर्सन हु इज हंग्री, उसको सही गलत कुछ समझ में नहीं आता है. दैट पर्सन डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग राइट और रॉन्ग. ये पूरी तरह से अपने आप को किसी भी हाल में ले जाके खाने का जुगाड़ तो करेंगे ना. व्हेन देयर इज बॉडी, व्हेन देयर इज लाइफ, एवरीबडी हैज टू सस्टेन देमसेल्व्स. जिंदगी तो चलानी है, भूखे तो नहीं मरेंगे. दैट इज देयर. सो 1830 में तो एक हो गया. देयर वॉज 1848 वॉज वन सच ईयर. एक ऐसा ही साल था जिसमें कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं था. There was shortage of food and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads. अब एक बड़ा मतलब दिस इज एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के थ्रू वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आखिर ये भूखे प्यासे लोग क्या कर रहे थे. What were these people doing who were extremely hungry, who were struggling in hunger, जो गरीबी में स्ट्रगल कर रहे थे. फूड शॉर्टेजेस इन द ईयर 1848 देयर वॉज फूड शॉर्टेज. फूड शॉर्टेज मतलब खाने की कमी थी. एंड widespread मतलब हर तरफ. वाइड स्प्रेड का मतलब जो हिंदी में हम कहते हैं ना कि चारों तरफ, हर तरफ, ऑन ऑल द साइड्स. एंड देयर वाज फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड एंड अनएम्प्लॉयमेंट. खाने के लिए नहीं है, काम भी करने के लिए नहीं. You know, here I would like to say one thing. जो लोग गांव में रहते हैं ना, the people who live in villages, very often they get very attracted to the city life. शहर की जो जिंदगी है ना वो उनको बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत ही ग्लैमरस लगती है कि वाह 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 क्या बात है, शहर में जाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे. लेकिन रियलिटी इज टोटली डिफरेंट. When they come to the city, they get very attracted to the glamour of the city. But when they come to city, then they realize their mistake. फिर उनको समझ में आता है कि उनसे क्या गलती हो गई है. Rise of food prices were there. Bad harvest was there. Pauperism is there. And unemployment के वजह से क्या हुआ? The people, the population of Paris came out on the roads. There was food shortage and widespread unemployment. People came out on roads in Paris. पेरिस में ये इंसिडेंट हुआ. सारे लोग निकल के सड़कों पे चले आए. भूख से मर रहे थे ना, कब तक भूख कंट्रोल करेंगे? ठीक है, हंगर इज अ वेरी बिग थिंग. अब
they came on roads and barricades were erected. मतलब बैरिकेड लगाए गए कि ये भीड़ है. You know, an angry crowd is very dangerous. ये जो भीड़ है वो बहुत डेंजरस होती है. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. Barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. भागना पड़ा लुई फिलिप को. Got it? And this crowd that was there. फ्रांस में हमेशा, you know, these kind of uprisings, this kind of upheaval was very common in France. A national assembly proclaimed a republic. National assembly बना दी गई. A national assembly proclaimed a republic and granted suffrage to all adult men. Proclaimed a republic and granted suffrage to all adult males. जितने भी adult males हैं ना, क्योंकि adult males above 21 years of age, 21 साल से ऊपर के जितने भी लोग थे ना, उन्होंने कहा कि अब ये वोटिंग होगी. एंड एवरीबडी, जो भी 21 साल से ऊपर का है वो सारे लोग वोट करेंगे. एंड दे सेड, you know, the biggest problem was there that people were ready to work. लोग काम करने के लिए तैयार थे, कुछ भी काम करने के लिए तैयार थे. But the problem, the biggest problem here was that they were not getting work to do. So national workshop was set up to provide employment to all. National, मतलब वहां पे आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा. Then they will ask कि आप क्या काम कर सकते हैं. What is the work that you can do? उसी हिसाब से then categorization is done and people are given work to do. So this national workshop was set up to provide employment to all. सबको एम्प्लॉयमेंट, काम सबको मिलना चाहिए. एंड 1845 में वीवर्स जो थे, साइलेसिया नाम की एक जगह है, वहां भी बुनकर थे. कपड़े का काम ही सबसे पहले शुरू हुआ. इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी द पीपल हु वर अफेक्टेड, इट वाज बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स दैट वर कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन. ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड ऑलरेडी हैपेंड. तो ये साइलेसिया के जो वीवर्स थे, इन्होंने रिवोल्ट किया. किसके खिलाफ किया? अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स. एंड कॉन्ट्रैक्टर्स वेर सप्लाइंग देम. कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे? इनको ले आके कच्चा माल दे देते थे. दे यूज्ड टू गिव देम रॉ मटेरियल कि ये ले लो, कच्चा माल ले लो. एंड ऑर्डर दिया कि 100 मीटर का क्लोथ बना के दो. लेकिन ड्रास्टिकली दे रिड्यूस देयर पेमेंट्स. पहले पैसा दे देते थे, फिर उसी में हिसाब सारा मैनेज कर देते थे. तो विल्हेम वुल्फ ने बताया कि सालेसिया विलेज के लोग इतने एंग्री थे, दे वेर सो एंग्री दैट दे हैड कम ऑन रोड्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे हमला किया. इन्होंने तोड़ फोड़ मचा दी, कॉन्ट्रैक्टर्स को भागना पड़ा. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ टफ द सिचुएशन वॉज, हाउ अनकंट्रोलेबल द सिचुएशन वॉज. एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड इन साइलेसिया, because it was Silesia was
a weaver's village. बुनकर के सारे और कॉन्ट्रैक्टर्स इनको कॉन्ट्रैक्ट लाके दे रहे हैं, दैट मेक द क्लोथ, ये ले लो पैसे, उसी पैसे में सारा काम करवा लेते थे. तो द पीपल वेर रियली ट्रबल्ड. एंड साइलेसिया में क्या हुआ आगे, इट्स अ कंप्लीट स्टोरी, पूरी कहानी है. आई शो इट टू यू इन द बुक इटसेल्फ. कम लेट्स सी द स्टोरी, साइलेसिया की स्टोरी. So children, I wanted to show you this incident that had happened in Silesia. Just see some of the paintings that was made in Europe in the mid era. How it is very clearly describing the condition of the peasants. आप ये देख सकते हैं कि peasants की हालत यहाँ पे क्या है. How they were being suppressed. आवाज़ उठाने का हक किसी को नहीं था. Okay, we were discussing about Silesia. We were discussing about the condition of the weavers. Let's see what did the weavers do and how did they manage the complete things from their hands, from their end. So when we see this 1845 में Silesia में the weavers who were there, इनका एक बहुत लंबी कहानी है. Contractors supplied them raw material contractors इनको देते थे, and they were given order for finished goods, textiles. लेकिन क्या हुआ, they एक थोड़ा बहुत एडवांस पैसा दे देते थे. वीवर्स यूज टू वीव क्लोथ, मतलब कपड़े की बुनाई करके. ये जब कॉन्ट्रैक्टर्स को सप्लाई करते थे, व्हेन दे यूज टू सप्लाई टू कॉन्ट्रैक्टर्स, दे डिड नॉट गिव द रेस्ट ऑफ द मनी. वो कहते थे एडवांस जो दे दिया है बस उसी में सारा हिसाब हो गया. अरे, सो मच ऑफ हार्ड वर्क हैज़ गॉन इन, हाउ कैन दैट मनी बी कंसिडर्ड एनफ फॉर दिस. ऑर्डर वो दे रहे थे फॉर फिनिश टेक्सटाइल, पेमेंट इनकी रिड्यूस कर रहे थे. सो व्हाट हैपेंड, प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द जर्नलिस्ट हु हैड ऑब्जर्व दिस, विल्हेम वुल्फ. He has described the incidents and the events that had happened in the Silesia. क्या हुआ ये दोनों विलेज में. In these villages there were 18,000 inhabitants. 18,000 cotton weaving people रहते थे. And their trouble was immense. इनके दुख बहुत थे. The misery of the peasants, the misery of the workers was extreme. They needed jobs that has been taken advantage of. They had the jobs has been taken advantage of by the contractors. They wanted to reduce the prices of goods. They order. 4 जून को क्या हुआ, 2 PM में बहुत क्राउड आया वीवर्स का. And it emerged from their home. अब क्या हुआ, they marched to the mansion of their contractor. Contractors used to live in mansion. Mansion is बड़े बंगलो, very big houses. ठीक है, where these the contractors were living. So they marched towards the mansion. इसमें क्या हुआ, following group was there which forced their way into the house. जल्दी से घुस गए घर के अंदर. Smashed its elegant window pane. जो एक विंडो पेन था, फर्नीचर थे, पोर्सलेन, मतलब बहुत महंगे महंगे सामान थे ना. These contractors were very rich people. So all these things were destroyed by the weavers. कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने फैमिली के साथ भागना पड़ा. द कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लेड विद देयर फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज. लेकिन नेबरिंग विलेज ऑल्सो डिड नॉट शेल्टर देम. तो 24 आवर्स में आर्मी आ गई एंड 11 वीवर्स वेयर शॉट डेड. दिस एग्जाम्पल वी वर डिस्कसिंग so that you can understand the hardship that the weavers were facing. छोटी सी कैटेगरी है, स्मॉल पीपल विथ वेरी लेस फैसिलिटीज़, एंड लुक एट द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट हैज़ बीन गिवन टू देम.
This is one thing that I wanted to point it out. Okay, children. Please go through all these points in detail. इसको clearly पढ़ लीजिएगा. And know about the incident of Silesia. Write it in detail. Make a note of it. It is very important from 3 marks point of view. 3 number के हिसाब से बहुत important है. So you need to make your own notes. Got it, children? So this is what I wanted to tell you. With this we come to the end of this topic. Next class we will be starting the new topic, that is the revolution of the liberals. Okay, children? Till then, thank you so much and all the best to you.